बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं, ग्रामीण विकास। बच्चों, ये जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण आप जानते हैं गांव का, और विकास गांव का विकास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिए एक नियोजित कार्य विधि। यह नियोजित कार्य विधि ग्रामीण क्षेत्रों के विलंबित तथा उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि एक ऐसा प्लान, एक ऐसी योजना जिसके जरिए गांव में आने वाली जो चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना करना और उस समस्या का समाधान करना, ये ग्रामीण विकास कहलाता है। अब बच्चों, ग्रामीण विकास की अवधारणा ये बहुत सदियों पुरानी है, क्योंकि अगर ग्राम अच्छे होंगे तो शहरों में कच्चे माल की पूर्ति अच्छी होगी और शहर भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। और बच्चों, जैसा हमारा देश प्यारा भारत है, भारत जैसे देश में ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और जब तक भारत में हम भारत को डेवलप नहीं कर पाएंगे, जब तक भारत के अंदर गांवों का सही प्रकार से विकास नहीं होगा, क्योंकि भारत गांवों में रहता है। आज भी जो लोग शहरों में चले गए हैं, वो उनसे अगर पूछा जाए कि भाई अगर आपको वापस ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो क्या आप अपने गांव लौटकर रहना पसंद करेंगे, तो लगभग 90% लोगों का कहना यह है कि जो शहरों में जाकर बस गए हैं, कि हाँ, अगर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो वो गांव में जाकर लौटकर रहेगा। अब बच्चों, ग्रामीण विकास में विलंबित चुनौतियां क्या हैं? बच्चों, पहली तो है ग्रामीण साख की चुनौती। बच्चों, ग्रामीण साख साख क्या होता है? बच्चों, उधार का मिलना, पैसे का मिलना। अब ग्रामीण क्षेत्रों में साख की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहली बात तो ये, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए क्षेत्र होते हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी ज़मीन ठीक करने के लिए पैसा चाहिए, अपनी अपने जो है खेतों में बीज के लिए पैसा चाहिए। आपको पता है गांवों में शादी ब्याह के जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए पैसा चाहिए। उसके अलावा अपने घरों में काम करने के लिए, मशीनरी के लिए पैसा चाहिए, ट्रैक्टर के लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति मछली पालना चाहता है तो उसे मछली पालन के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम देखते हैं कि भाई इनमें सब काम अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे अगर कोई आदमी बीज का पैसा ले तो कितने दिनों में फसल आ जाएगी? 5-6 महीने में, साल भर में। तो ऐसे में उसी दौर में वो लौटा देगा। उसके अलावा अगर वो किसी वजह से कोई भैंस या मछली पालन के लिए पैसे ले ले तो 3-4 साल में लौटा देगा। लेकिन अगर वो बच्चों ट्रैक्टर खरीद लेता है 6-7 लाख रुपए का, और बच्चों वो 50,000 रुपये, 5,000 रुपये की भी किस्त बंधवाता है, तो उसे हर साल 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। और ये 5 साल में नहीं बल्कि लगभग 10-12 साल में पूरा होगा। तो इसी आधार पर जो शाख है, ग्रामीण शाख है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक अल्पकालीन शाख, एक मध्यकालीन शाख और एक दीर्घकालीन शाख। बच्चों, मैं आपसे बता दूं कि इस बार जो है सीबीएसई शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रही है। लेकिन एक बच्चे ने कहा था कि टीआर जैन से आप ये चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए, और इसीलिए मैंने ये चैप्टर जो है कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके बाद में शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आपके फर्स्ट टर्म में पूछा जाने वाला ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारा सारा एक कोर्स फर्स्ट टर्म का पूरा हो जाएगा, जहां हमने आपको शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी सारी वीडियो बना के दे दी हैं। इसके अलावा न केवल शॉर्ट मल्टीपल चॉइस बल्कि डिटेल्स वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो शाख जो है अल्पकालीन शाख, वो 6 से 12 महीने के लिए होती है। उसको मैं बता दिया कि किसान बीज के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए ले लेता है। मध्यकालीन शाख बच्चों 12 माह से 5 वर्ष तक के लिए। बच्चों, ये शाख जो ली जाती है लोगों द्वारा, ये जैसा भैंस खरीद लिया, अपना खेत जो उबड़ खाबड़ खेत हैं उन्हें एकसार करा लिया, उसमें भी काफ़ी पैसा लगता है। और दीर्घकालीन शाख जो है बच्चों 5 से 20 साल के लिए होती है। देखो, 5 से 20 साल के लिए जो ऐसा शाख जहाँ पर बंजर खेतों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों को इकसार कराकर, या और किसी कार्य के लिए, जैसे खेत ज़मीन खरीद ली हमने किसी की, तो वो ज़मीन खरीद ली तो वो इतने अमाउंट में आती है कि उससे जो है कई साल लग जाते हैं उतारने के लिए। तो ये दीर्घकालीन
साख कहलाती है। अब बच्चों ग्रामीण साख के स्रोत, बच्चों ग्रामीण साख के दो तरीके के स्रोत हैं। एक तो गैर संस्थागत स्रोत, इसमें भूस्वामी और गांव के व्यापारी या महाजन, ये गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। गांव में भूस्वामी यानी कि बड़े बड़े पैसे वाले, जमीन के मालिक, व्यापारिक लोग, और महाजन, महाजन का काम ही सूद देना है, ये लोग उधार देते हैं। इसके अलावा संस्थागत स्रोत, इसमें सरकारी और गैर सरकारी समितियां तथा बैंक शामिल होते हैं। बच्चों गैर संस्थागत और संस्थागत स्रोतों में फ़र्क क्या है? बच्चों सबसे पहला फ़र्क तो ये है, जो गैर संस्थागत स्रोत हैं उसमें ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है। ब्याज की दर ज़्यादा कैसे होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो गैर संस्थागत स्रोत हैं वो कम से कम 3% पर, कम से कम 3% पर लोगों को ब्याज पर पैसा देते हैं। और जो संस्थागत स्रोत हैं वो बैंक हैं, उनका जो स्रोत वो है, ब्याज की दर है वो 10% है। अब बच्चों आप कहोगे सर जी ये तो तुम गलत बता रहे हो, 3% को ज़्यादा बता रहे हो, 10% को कम बता रहे हो। तो बच्चों गैर संस्थागत स्रोत जो हैं, जो ब्याज की दर रखते हैं वो मासिक होती है, मंथली होती है। और जो संस्थागत स्रोत हैं उनकी जो ब्याज की दर होती है वो सालाना होती है। तो जब गैर संस्थागत स्रोत जो है पूरे साल में पैसा इकट्ठे करते हैं तो 3% के लिहाज से उन्हें 36 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि उनके यहाँ पैसा जो है लगभग 2.5 साल में डबल हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तो लगता ही है, ठीक है। और जो संस्थागत स्रोत हैं उन्हें पूरे साल में केवल 10 रुपये देने पड़ते हैं। तो आपको अब पता चल गया होगा कि अंतर कहाँ है, 10% में, यानी कि 26 रुपये एक्स्ट्रा उनसे वसूल ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये, गैर संस्थागत स्रोत फसल कटने के तुरंत बाद ही किसान के पास पैसा वसूलने के लिए आ जाते हैं, जिसके कारण उसे मजबूर होकर अपनी फसल को तुरंत बेचना पड़ता है और उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। आपको पता है कि जब मार्केट में चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, तो जब चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध होती है तो उनकी कीमत कम होती है, और जब बाज़ार में वस्तुएं कम होती हैं तो उनकी कीमत ज़्यादा होती है। अब किसान के पास तो सामान को, वस्तुओं को रोकने की क्षमता तो है ही नहीं। अब बच्चों संस्थागत स्रोतों में आपको मैं बता दूं, सहकारी साख समितियां हैं, उसके अलावा जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं और भूमि विकास बैंक भी हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे बड़ी संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देती है, वो राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो लोगों को ऋण मुहैया कराती है जिससे कि वो गांवों का विकास करा दें। विकास का जो गांवों के लिहाज से है, नाबार्ड ही मेन बैंक है। उन संस्थाओं के लिए कुछ सर्वोच्च कोष प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करना जो ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करते हैं। दूसरा, साख प्रदान करने वाली प्रणाली में सुधार के लिए उचित उपायों को अपनाना। इस बैंक द्वारा साख संस्थाओं की पुनः संरचना करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि नाबार्ड के कार्य हैं ये। जैसा पहला कार्य है कि सर्वोच्च कोष प्रदान करना, सबसे ज़्यादा पैसा प्रदान करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में साख उपलब्ध हो सके। दूसरा, जो चली आ रही सिस्टम प्रणाली है उसमें सुधार करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, लोगों तक पहुंच मुहैया कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सभी साख संस्थाओं में ग्रामीण वित्त क्रियाओं को संबोधित करना और नीति निर्माण से संबंधित सभी राष्ट्रीय संस्थाओं जिनमें भारत सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक आदि शामिल है के बीच में संपर्क स्थापित करना, ये भी बच्चों नाबार्ड का कार्य। नाबार्ड क्या कार्य करता है? सरकार, भारत सरकार तथा ग्रामीण, भारत सरकार तथा ग्रामीण तथा राज्य सरकारें, रिजर्व बैंक, इन सबको ग्रामीण विकास की सही जानकारी मुहैया कराता है, बताता है कि इनका विकास कैसे हो सकता है, यहाँ पर कितना पैसा लग सकता है, कितना पैसा देकर इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कौन करता है? नाबार्ड का कार्य है। बैंक द्वारा जिन प्रोजेक्टों के लिए उन्हें वित्त की सुविधा दी जाती है उनका मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करना। जैसे ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको देखकर
भाई कोई व्यक्ति ऐसे ही तो किसी और उद्देश्य के लिए पैसा नहीं ले रहा, तो इस बात का भी ध्यान जो है नाबार्ड ही करता है। अब बच्चों, ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। बच्चों सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं, कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जितनी भी ग्राम में बैंकिंग सिस्टम है, वो लोगों को इतनी समस्याएं पैदा करा देता है जिससे कि वो उधार से बचने लगते हैं। जैसे एक तो किस्त ज़्यादा कर देते हैं। दूसरी चुनौती क्या है, जैसा कोई बेचारा भैंस लेने के लिए पैसा लेने पहुंचा, तो उसके सामने इतने सारी डॉक्यूमेंट्री फाइल कराने की वो कर देंगे कि आखिर में वो थक कर है ना, लोन लेना ही भूल जाएगा। दूसरी चीज़ ये, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मीडिएटर पहले से मौजूद हैं जो बैंक के बाहर खड़े हैं। बैंक के बाहर खड़े हैं, उन्होंने कहा हाँ तुम्हें भैंस चाहिए, भैंस का लोन चाहिए, मैं दिलवा दूंगा, 5,000 रुपये चाहिए। वो 2,000 रुपये मैनेजर को दिए, 3,000 रुपये अपने जेब में रख लिए। अब जिस आदमी ने 1,00,000 रुपया लिया था, तो उसके लिए तो वो 1,05,000 रुपये हो गया, क्योंकि उसने तो 5,000 रुपये एडवांस में भर दिए, तो 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज तो वो पहले ही दे चुका। कई मौकों पे तो ऐसा देखा जाता है कि 10% तक, यानी कि 10,000 रुपये उसे देने पड़े। तो ये एक समस्या है। उसके अलावा बैंकिंग समस्याओं में ये भी है, जैसा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा बनवाए जाने वाले जो बैंक मकान हैं, उन मकानों में 5,000 रुपये सेक्रेटरी के और 10,000 रुपये प्रधान के, तो पता चला कि 2,00,000 रुपये मिले, 15,000 रुपये खा गई ये दोनों, 5-4 हज़ार रुपये बैंक खा गया, कुल मिला के 20,000 रुपये ख़त्म हो गए। 1,80,000 रुपये होगी, अगर 1,00,000 मिले तो 80,000 रुपये होगी, तो मकान कहाँ से अच्छा बनाएगा। ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। दूसरी चीज़ ये, बैंक के जो कारिंदे हैं, बैंक के जो कारिंदे वो सही तरीके से ग्रामीण लोगों से बात भी नहीं करते, ये भी समस्या है। कृषि के विपणन की चुनौतियां, बच्चों ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कृषि के विपणन करते हैं बिक्री की। सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव। जब सड़कें खराब हैं तो उन सामानों को शहर भेजने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये, जब लोगों के पास साख की समस्या होती है, पैसे की समस्या होती है, तो उन्हें बच्चों अपनी फसल नहीं रोक पाते, और जब वो फसल नहीं रोक पाते तो उन्हें नुकसान होता है। जैसे इस बार जो है, मैं खुद गांव में था, कोविड की वजह से गांव कोरोना चला हुआ था, तो इंस्टीट्यूशन सभी बंद थे। तो जब मैं गांव में था तो मैंने गांव में देखा कि 3,500 रुपये में 1 कुंतल सरसों बिकी, गांव वालों ने मेरे सामने बेची। उसके मैंने 15 दिन बाद जब लोग किसानों की फसल कट के मार्केट में पहुंच गई, तो वही सरसों 7,000 रुपये, 7,500 रुपये प्रति क्विंटल बिकने लगी। अब बच्चों, जो ग्रामीण हैं, गांव वाले लोग हैं, उनके पास कई सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो उसको स्टोरेज करने की है, उसके भंडारण की समस्या है। उसे भंडार कैसे करें, उन्हें इकट्ठा कैसे करके रखें, उसकी उन्हें समझ नहीं है। दूसरा कारण बच्चों क्या है, दूसरा कारण ये है कि उनके पास साहूकारों द्वारा लिया गया पैसा और बैंकों द्वारा लिया गया पैसा है, वे तुरंत उसका तगादा ठोक देते हैं, ला भैया पैसे दे दे मेरे। अब वो पैसे दे दे, वो पैसे कहाँ से दे, उन जो साहूकार लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो उनका सामान फसल खरीद लेते हैं, और फसल खरीद के अब डबल मुनाफा कमाते हैं। पहले तो उनसे ब्याज पे पैसा लिया तो वो ब्याज बना, और वो सस्ते दामों में उनकी फसल खरीद ली, अब उस फसल पे पैसा बना। तो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब ग्रामीण विकास की उभरती हुई चुनौतियां, बच्चों पहला है पशुपालन। मैं आपसे बता दूं, पशुपालन आज एक व्यापार के तौर पे देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में, मैंने ज्योग्राफी 12th क्लास में पढ़ाया है कि वहां पर जो है पशुपालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारे यहाँ पर भी अब धीरे धीरे डेयरी पशुपालन के विकास पर कार्य किया जा रहा है। जो जानवर है, भैंसें हैं, गाय हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है, और मांस वाले जानवर और दूध वाले जानवर, उनको उनकी कैटेगरी अलग की जा रही है। अगर बच्चों सही प्रकार से अच्छी नस्ल के भैंस प्रोवाइड कराए जाएं, तो बच्चों विश्व मार्केट में प्योर दूध की बहुत बड़ी डिमांड है। और हमें पता है कि हमारे देश में भी जो दूध की डिमांड है, उसका
40% भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब 60% विदेशों से आने वाला डिब्बा दूध या सिंथेटिक दूध की पूर्ति हो रही है। अब बच्चों अगला है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन क्या है? मछली का पालना। हमारे देश में हमें पता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में मछली चुनौती के तौर पर उभरेगी। चुनौती के तौर पर क्यों उभरेगी? पहले जो मछुआरे थे वो क्या काम करते थे? बड़ी मछलियों को पकड़ते थे, जाल में फंसने वाली छोटी मछलियों को निकाल फेंक देते थे समुद्रों के अंदर भी। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देखा गया है कि समुद्रों में जिस तरीके से मछलियों का दोहन हो रहा है उसमें वो छोटी मछलियां भी पकड़ रहे हैं, 10 किलो की, 5 किलो की, जो बाद में 2-3 क्विंटल की हो जाती थी। तो ऐसे में आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है कि समुद्रों में मछलियों की स्थिति कम हो जाएगी। और भारत सरकार और भारत में जो है मछलियों के लिए नए तालाब खुदवाए जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोग जो हैं सब्सिडी का पैसा खा लेते हैं और बाकी पैसा जमा कर देते हैं, जिससे मत्स्य पालन हो ही नहीं पा रहा है। उद्योग, विज्ञान और बागवानी। बच्चों हमारे देश में फ्रूट्स की समस्या है। सरकार इस बात पे भी ध्यान दे रही है कि लोग बाग लगाएं। अब बच्चों हमारे क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखता हूं कि ज़्यादातर बाग काट दिए गए हैं। उसका कारण क्या है? फल सीजनल है, सीजन पर आकर उसके भाव भी कम होने होते हैं, जिसके कारण जो है लोग बाग से हटकर पक्की खेती यानी कि गन्ने की खेती जैसी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकार इसलिए भी उनमें प्रोत्साहन दे रही है। कुटीर और लघु उद्योग। बच्चों ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पर ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को में बढ़ावा दिया जाए। और जब बच्चों कुटीर उद्योग बनेंगे, कुटीर उद्योग रोजगार परक होते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं और घरेलू उद्योगों में वृद्धि करते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैव कृषि और धारणीय विकास। बच्चों मैं बता दूं, जैव कृषि वह पद्धति है जो खेती के लिए जैविक आगतों का प्रयोग पर निर्भर है। जैविक आगत मूलतः पशु खाद और कंपोस्ट आदि शामिल हैं। बच्चों अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से समझा देता हूं। बच्चों सबसे पहली बात मैं आपसे बताता हूं कि जैविक कृषि की यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और उसकी जो है भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। आजकल देखा जा रहा है कि जो कंपोस्ट खाद या जैविक कृषि, जैविक खाद है ना, जो गोबर का खाद है ना, तो इन खादों से पैदा हुई सब्जियों की कीमत भी ज़्यादा है और मार्केट में इनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो ये जो यूरिया है या रासायनिक खाद, इनके इस्तेमाल से लोगों की तबीयत खराब हो रही है और वो टाइम से पहले बूढ़े हो रहे हैं, नई नई बीमारियां उनके अंदर घर कर रही है, जिसे देखते हुए लोग जो हैं और जैविक कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैविक सामानों की जैसे फसल है, जैविक फसल, गेहूं जैविक हों या सब्जियां जैविक हों, ऑर्गेनिक हों, तो उनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो रासायनिक का प्रयोग है, रसायनों का प्रयोग है, वो ना केवल ज़मीन की गुणवत्ता कम कर रही है बल्कि लोगों को भी बीमार कर रही है। ठीक है। अब जैविक कृषि की कार्य क्या कौन कौन से हैं? पहला, गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का त्याग करती है। बच्चों गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है? जैसा आप देखेंगे कि जो हम यूरिया डालते हैं, यूरिया ना केवल मिट्टी फसल तो अच्छी कर देता है, लेकिन क्या करता है? ज़मीन की गुणवत्ता खराब कर देता है। अगर हम पशु खाद डालते हैं, गोबर का खाद डालते हैं, केंचुओं का खाद डालते हैं, वो क्या करता है? ज़मीन में ह्यूमस पैदा करता है। जब बच्चों वो ज़मीन में ह्यूमस पैदा करता है तो ज़मीन की उर्वरा क्षमता यानी पैदा करने की ताकत बढ़ती है और धीरे 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 वो कई साल तक मदद करता है। और यूरिया खाद का क्या है? वो अभी डाला और अभी ख़त्म। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसा सेब, और दूसरा क्या हो सकता है हमारा? ग्लूकोज का बोतल पी, तुरंत ताकत दी, एनर्जी दी, पेशाब किया और निकल गया। लेकिन सेब आप खाओगे तुरंत तो इतनी हो सकता है एनर्जी ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो ताकत देगा। दूसरी चीज़ है बच्चों पर्यावरण मित्र। बच्चों ये पर्यावरण की मित्र हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से हम यूरिया खाद, कंपोस्ट खाद के स्थान पर डालते हैं या इसके अलावा हम जो कीट मारने के लिए रासायनिकों का प्रयोग करते हैं,
तो वो कीट को तो मारते ही हैं, मतलब ऐसे जीवों को तो मारते ही हैं जो फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं, बल्कि वो क्या काम करते हैं, वो पर्यावरण मित्र जीवों को भी मार देते हैं। जैसे केंचुआ, केंचुए पर्यावरण के मित्र हैं। वो जमीन की मिट्टी नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे मिट्टी खुद करते रहते हैं। यही वजह है कि केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है बच्चों। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखती है। अगर हम जैविक कृषि करते हैं, यानी कंपोस्ट खाद डालते हैं या पशु के गोबर का खाद डालते हैं, तो वो क्या करती है, जमीन की उर्वरा क्षमता बनाए रखती है, उपजाऊपन बनाए रखती है। और अगर किसी वजह से हम यूरिया जैसे रासायनिक खाद डालते हैं तो फसल तुरंत तो अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर हम उसका लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, तो ऐसा देखा गया है कि क्या होगा कि स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि जमीन बंजर हो जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन। सबसे पहली बात मैं यहीं से शुरू की थी कि जैविक कृषि जब की जाएगी तो जो हम फसल प्राप्त होगी वो स्वास्थ्यवर्धक होगी, बॉडी को फायदा करेगी, बॉडी के लिए फायदेमंद होगी और बच्चों स्वादिष्ट भी होगी। अगर आप कंपैरिजन करें यूरिया यानी कि रासायनिक खाद से उत्पन्न फसलों की और जैविक खाद से बनी हुई फसलों की, पैदा हुई हुई फसलों की, अगर आप दोनों का टेस्ट करेंगे तो आपको जैविक कृषि से प्राप्त जो फसलें हैं उनके टेस्ट में भी बहुत फर्क आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी। बच्चों जो छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं उनके लिए सस्ती प्रौद्योगिकी है। 2 जानवर पाल लो, 2 भैंस पाल लो, उनका जो गोबर है वो गड्ढों में जमा कर दो, उसके बाद में वहाँ पर खाद बना लो। इसके अलावा उन्हीं में केंचुए डाल दो तो खाद बनने की दर ज़्यादा हो जाएगी, तो सस्ती है। अब वरना तो आपको जो है रासायनिक खरीदने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों सरकार को इस क्षेत्र में काफ़ी काम करना होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देखा जा रहा है कि थोड़े ही समय में कम उम्र के लोगों के बाल पक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं, उनका पेट खराब हो रहा है, नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। तो अगर सरकार इस क्षेत्र में, इस दिशा में काम नहीं करेगी तो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी और समाधान नहीं निकलेगा। और समाधान, जब समस्या बड़ी हो जाती है तो समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर है ग्रामीण विकास से संबंधित। अब बच्चों मैं आपको जो है अगली वीडियो में इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको करा दूंगा। इसके बाद आपका जो फर्स्ट टर्म का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों उसके बाद आपकी डिमांड पर, ऑन डिमांड मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और उन वीडियो को मैं आपको भेजूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।